डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि नेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। इसका एक बेसिक एक आइडिया मैं देने का यहाँ प्रयास करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कहूँगा आपको प्रिपेयर योरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम खुद प्रिपेयर हैं उस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं और कुछ और भी 2-3 साल कोर्स कर लेते हैं दूसरे, और उसके बाद फिर सोचते हैं कि अब नेट एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। नहीं, इससे हर साल अगर आप एमएससी के बाद और कुछ दूसरा कोर्स करने चले जाएं तो उस हर साल में लाखों कैंडिडेट, इस पूरे इंडिया में लाखों कैंडिडेट आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएट होकर कॉम्पिटिशनर के तौर पर आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि बीएससी एमएससी के लिए क्या करते हैं, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर की पूरी तैयारी कर लेते हैं, मार्केट में जो गाइड कुंजी मिलते हैं उसको पूरा रट लेते हैं और एग्ज़ाम में जाकर 75-80% ला भी लेते हैं। लेकिन जब हम नेट एग्ज़ाम पहली बार दिलाने जाते हैं तो वहाँ हमको समझ में आता है कि ये टर्म्स तो वही है, फंक्शन, रिलेशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, लेकिन कुछ भी सवाल हमसे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि न ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना हमारा बेसिक क्लियर है। हमने रट कर और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हमने पास कर लेते हैं, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता और हम इस एग्ज़ाम को 1 बार 2 बार 3 बार दिलाते हैं, फिर समझ आ जाता है कि हम इसके योग्य नहीं हैं और फिर हम उस एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। लेकिन हमको ये करना चाहिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ईयर के पहले दिन से ही, आप जब ग्रेजुएशन करने जाएं आप ये क्लियर कर लें कि हमको इसके बाद पीजी करना है, उसके बाद नेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो उसके लिए हम अभी से जो बुक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को, उसके मेथड को, पूरे बेसिक को समझते हुए उसकी तैयारी करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, चाहे ग्रेजुएशन की हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, हम टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते हैं। हम कहीं से नोट्स जुगाड़ कर लेते हैं, कहीं से गाइड जुगाड़ कर लेते हैं और उसको हम पूरा याद कर लेते हैं। नहीं, आप अगर टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्स्ट बुक्स इस प्रकार से बनाया गया होता है कि जैसे कोई थ्योरम है या कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर जब आप देखेंगे तो एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, इसमें 3-4 लाइन छुपे हुए होते हैं। एक लाइन के बाद दूसरा लाइन डायरेक्टली नहीं लिखा होता है, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन कैसे आया, ये जब आप सोचते हैं और कॉपी में जब आप उसको बनाते हैं तब आपका माइंड काम करता है। आपके माइंड काम करने से आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। फिर दूसरे लाइन के बाद तीसरा लाइन कैसे आया, आप फिर सोचते हैं, 2 बार 3 बार सोचते हैं, 2 मिनट 3 मिनट कॉपी में बनाते हैं, तो इसका आपका माइंड काम करता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ती है। ऐसे ही इस तीसरे लाइन के बाद चौथा लाइन कैसा है, पांचवा लाइन कैसा है, ऐसा आप जब पूरा थ्योरम पढ़ लेते हैं, यूनिट 1, 2, 3, ऐसा ही जब आप पूरा बुक पढ़ते हैं, पूरा ग्रेजुएशन के 3 साल और पीजी के जब 2 साल, जब आप टेक्स्ट बुक का इस तरह से जब रीड बिटवीन 2 लाइन्स इस माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी डेवलप हो जानी चाहिए। और यही कारण है कि हम ठीक से ना ग्रेजुएशन करते हैं ना पीजी करते हैं और हम सीधे नेट एग्ज़ाम की तैयारी में चले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपका थिंकिंग एबिलिटी का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको बुक्स को पढ़ना है और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, तभी हम नेट एग्ज़ाम दिलाने के लिए एबल हो सकेंगे। अब कुछ इसकी तैयारी करने की एक बेसिक टिप्स यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ इस लेक्चर के माध्यम से। सबसे पहली बात तो कि आपके पास उस नेट एग्ज़ाम का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपके पास होना चाहिए। क्या क्या सिलेबस आते हैं, तो जो वेबसाइट है CSIR HRDG.RES.in या फिर NTA.AC.in, इस वेबसाइट से आप सिलेबस को फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या बेस्ट बुक्स हैं वो आप मालूम कर लीजिए, इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, कॉलेज में ये पता कर लीजिए और वो बुक आप अपने पास रख लीजिए, मार्केट से परचेस कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बुक होना ज़रूरी है। और बुक को पढ़ना वैसे ही है, रीड बिटवीन 2 लाइन्स, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन कैसे आया, आपको सोचना है, कॉन्सेप्ट मेथड ये क्लियर करते हुए आपको बुक को पढ़ना है। तीसरा है एग्ज़ाम पैटर्न। आप एग्ज़ाम पैटर्न
देख लीजिए कितने मार्क्स के आते हैं, माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्या क्या नंबर्स मार्क्स के ये होते हैं, वो आप पैटर्न वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। फिर है टारगेट स्कोर। टारगेट स्कोर दैट मीन्स मैथमेटिक्स में 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप कितने मार्क्स तक आप टारगेट करें शुरुआत में। ऐसा नहीं कि 200 मार्क्स का है तो 190 180 ऐसा हमने टारगेट कर लिया है, नहीं। पहले आप देखें कि पिछले 3-4 साल में कट ऑफ मार्क्स कितने गए हैं, कितने जाते हैं कट ऑफ मार्क्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पिछले 2-3-1 आध साल के क्वेश्चन पेपर जो वेबसाइट में होते हैं उसके मॉडल आंसर भी उसमें दिए होते हैं, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं वैसे आप घर में उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप मॉडल आंसर से आप मिला लीजिए और आप देखिए आपकी कहाँ है, आपका लेवल, आपका स्तर कहाँ पर है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना टारगेट एक बनाइए और उस हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए और टारगेट फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएं। फिर आते हैं कि जब आपके पास सिलेबस आ गया, आपके पास बुक्स हो गए, पैटर्न भी आपको मालूम हो गया, अब टाइम मैनेजमेंट। तो यूजुअली आप यहाँ पर दो बातें हैं। एक, जो जिनका पीजी हो चुका है, एमएससी कर चुके हैं, उनके पास घर में आराम से 5-6 घंटे, जितनी उनकी कैपेसिटी है 6-7 घंटे, आप उतनी तैयारी कीजिए। लेकिन हमेशा एक खबर रिवीजन के लिए जितना आप दिन भर तैयारी करें, शाम को रात में उसको 1 घंटे आप रिवीजन कर लें उसको। और जो स्टूडेंट अभी एमएससी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं, पीजी कर रहे हैं, उनके पास अभी इतना समय नहीं है 5-6 घंटे अलग से निकालने के लिए नेट एग्ज़ाम के लिए, तो वो क्या करें, जो सिलेबस नेट एग्ज़ाम में है और जो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, अगर वो सिलेबस के जो पोर्शन इसमें हैं आप उसको और अच्छे से पढ़ें और जो उसके नेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं पिछले, उनको सॉल्व करें, ताकि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता रहे, साथ ही साथ नेट एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहे। अब आते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप पहले कीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको इजी लगता है, जो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप पहले तैयारी कर लीजिए। और दिन भर आप जितना भी पढ़ते हैं, सोने से 1 घंटे पहले आप उसको रिवीजन कर लीजिए। सोने से 1 घंटे पहले रिवीजन करने से साइंस ये कहता है कि वो आपके माइंड में बैठ जाता है। और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको भी आप सॉल्व करते चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। और कुछ CSIR नेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कुछ वेबसाइट प्रोवाइड कराते हैं, उसको भी आप बीच बीच में करते जाइए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और आता जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद। आप फोकस करें एक्चुअल मीनिंग और मेथड पे। जो एक्चुअल मीनिंग क्या है रटने का प्रयास न करें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जा रहा है उस पर आप अपना फोकस करें और हमेशा बी कॉन्फिडेंट रहें। कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, बन नहीं रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लूज़ हो जाता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट बढ़ाते चले जाएं। छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद जो पार्ट ए के जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेशन होते हैं, जनरली हम स्कूल की कक्षाओं में ये सब पढ़े होते हैं। लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय और कुछ ऊंचाई दूरी, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हम लोगों से बनने चाहिए। और हम चाहें तो इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उसको खरीद लें, परचेस कर लें और जो क्वेश्चंस जो सिलेबस में हैं उसकी हम इससे तैयारी कर लें, क्योंकि ये 30 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं। कई बार पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब हम ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरे के पूरे क्वेश्चन हमसे बनते हो, तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व हो जाए, ऐसा तैयारी हम करके एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। और लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बुक्स में कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट फार्मूलेस होते हैं, उनको अच्छे से कर लें ताकि हमारा समय जो है वो इसको सॉल्व करने में कम लगे। और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे घुमाकर आपको दिए जाते हैं कि अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसे देखें तभी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे।
अब क्वेश्चंस को केयरफुली आपको पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, समझ कुछ और लेते हैं, आंसर कुछ और आ जाता है और फिर वहाँ गलत हो जाता है। और क्वेश्चन को राइट टेक्निक से सॉल्व करना है, क्विक एंड करेक्ट आपको उसको सॉल्व करना है शॉर्ट ड्यूरेशन में। पार्ट बी और पार्ट बी नेगेटिव मार्क होते हैं और उसमें केवल एक ऑप्शन सही होता है। 40 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस हमको बनाने होते हैं, तो हम कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें जिसकी हमारी अच्छे से तैयारी है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने के कारण हमको ध्यानपूर्वक उसको बनाना है। पार्ट सी में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं, इसलिए इसको बहुत केयरफुली इसको आपको बनाने हैं। 60 क्वेश्चंस में से कोई 20 क्वेश्चंस हमको बनाने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करें या समय दें जो इजी हमको लगता हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारी कॉन्सेप्ट अच्छा हो। क्योंकि 60 में से कोई 20 क्वेश्चंस बनाना हो तो हमको पहले उन क्वेश्चंस को देख लें क्या क्या क्वेश्चंस हमको इसमें बनाने हैं। पार्ट सी के लिए 90 से 95 मिनट्स हम दें। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट सी को ही पूरे 2-2.5 घंटे उसमें लगा दें। ऐसा हम टाइम मैनेजमेंट करके चलें कि पार्ट बी 55 to 65 मिनट्स दें और बाकी फिर पार्ट ए के लिए। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, एक ये बताने के लिए कि कैसे हमको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को सोचना है और कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट कंसिस्टिंग 8 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि 8 एलिमेंट्स का कोई सेट है और उसके कितने टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स बनेंगे। तो जनरली हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर n एलिमेंट है किसी सेट में तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेगा वो 2 की पावर n ये होगा। तो 8 है तो हम 2 की पावर 8 करेंगे और 256 आंसर में टिक कर देंगे। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि हमको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ये एक कीवर्ड आ जाने से इस क्वेश्चन का पूरा स्वरूप बदल गया। कैसे? जो 2 की पावर n का जो फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए है और पूछा है यहाँ पर नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में 5 दैट मीन्स एम्प्टी सेट भी होता है और हमको यहाँ नॉन एम्प्टी सेट बताना है। इसका मतलब 5 को हटाना पड़ेगा, मतलब एक सेट हमको हटाना पड़ेगा, एक सबसेट, दैट मीन 2 की पावर 8 में एक माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी वैल्यू जो है वो 255 ये आंसर आ जाएगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि फार्मूला हमको मालूम है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको फार्मूला अप्लाई करना है। ये हुई पहली बात। कई बार ऐसा होता है कि हमको फार्मूले याद नहीं होते हैं या हमने नहीं पढ़े होते हैं, तो क्या करें? जैसे 8 एलिमेंट्स दिया है तो हम क्या करें, रफ में हम 3 एलिमेंट्स ले लें 1 2 3 एक सेट और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उसका बना लें। 1 2 3 अगर है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे? 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। टोटल कितने बने? 8। तो जब 3 एलिमेंट है और टोटल सबसेट 8 बन रहा है तो 3 और 8 के बीच क्या रिलेशन है? डेफिनेटली हम ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा कि 2 की पावर 3 करने से 8 आया। एक और एग्जांपल, जैसे 1 और 2 दो एलिमेंट ले ले और उसके टोटल नंबर सबसेट बनाए तो क्या बनेगा? 5 1 2 1 2। कितने बन रहे हैं? 4। तो 2 नंबर के सेट में 4 सबसेट्स बन रहे हैं, 3 नंबर वाले सेट 3 एलिमेंट वाले सेट के लिए 8 बन रहे हैं, तो इनमें रिलेशन है 2 की पावर n का। तो इस प्रकार से हम खुद ही फॉर्मूला वहाँ ये रियलाइज कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इस हिसाब से हमको इसका आंसर ये मिल जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और हमको टोटल नंबर ऑफ ऐसे सबसेट बताने हैं जो 2 एलिमेंट रखता हो। अब क्योंकि इसका फार्मूला अगर आपको मालूम हो कॉन्सेप्ट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 3C2, दैट मीन्स 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार हमको फार्मूला ना मालूम हो तो हम क्या करें, एक सेट ले लें रफ में 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बना लें 5 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1। तो ये टोटल कितने बन गए? 8। और उसमें देखिए 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स हैं, तो आप देखेंगे 2 एलिमेंट्स वाले 3 सबसेट हैं। तो जब 3 एलिमेंट का सेट है और 2 सबसेट वाले 3 एलिमेंट बन रहे हैं तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई ज़्यादा एलिमेंट्स वाले सबसेट एलिमेंट्स हम सेट दिया हो 10 12 16 या और भी ज़्यादा, तब भी हम 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट वाले सेट बना लें और टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम उसमें देखें
कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट वाले बताने हैं तो 1 मिल रहा है, 1 एलिमेंट्स वाले सबसेट बताने हैं तो 3 मिल रहा है, 2 एलिमेंट वाले सबसेट बताने हैं तो 3 है उसमें। तो क्या रिलेशन इसमें हो सकता है परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का, पावर का, डिग्री का, उस हिसाब से हम खुद फार्मूला जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमको एग्ज़ाम में सोचना है, कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप नेट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। कई लोग ये भी बोलते हैं कि नेट एग्ज़ाम के लिए कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए, तो और एक ही सब्जेक्ट के लिए 5-6 बुक्स होते हैं, तो कौन सा बुक तैयारी करें। सवाल ये नहीं कि कौन सा बुक से हम तैयारी करें, सवाल ये है कि जो भी आपके पास बुक्स हैं उस सब्जेक्ट से, जो भी अच्छे बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं, कोई भी एक बुक लीजिए और उसका शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसको पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हर बुक में वही चीज़ होती है, बस कहने का तरीका, वर्ड्स वो अलग होता है, बाकी पूरी तैयारी आप बुक पढ़ने की हैबिट उसमें बना लीजिए। कई बार ये भी लोग बोलते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि नेट एग्ज़ाम के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो जो शुरुआत करना चाहते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए उनके लिए अच्छी रहती है, तो वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या इस अरिहंत की बुक पढ़ने से हो जाएगा, गारंटी चाहते हैं। अब गारंटी कैसे दिया जाए? हम ये सोचते हैं कि ये कोई भी एग्ज़ाम जो है, हम एक बुक ले लीजिए, पढ़ लिए 2-3 महीने और क्लियर कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी होगी, और अगर आप कोई एक बुक अरिहंत पब्लिकेशन की या कोई भी बुक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप दूसरी बुक से तैयारी कीजिए, और बुक से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। आपका पूरा उद्देश्य ये हो कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, आपका कॉन्सेप्ट और मेथड क्लियर हो, क्योंकि नेट एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये हमको नहीं मालूम होता है। हम केवल कॉन्सेप्ट और मेथड तैयारी करके जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ करके, मेथड का यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं, और यही सफलता का मूल मंत्र है। थैंक यू।